देखिए मेंस जिन लोगों ने नहीं दिया है कभी, उनको बड़ा डर लगता है। मेंस का नाम ही बड़ा हुआ जैसा है। मेंस ऐसे डरावना है जैसे ऑपरेशन, चाहे ऑपरेशन उड़िया का हो या आंत का हो। तो मेंस बड़ा खतरनाक शब्द है। तो भाई मेंस जिसने नहीं दिया है, अध्यापक है तो वो पढ़ाएगा कैसे? और वो बच्चा जिसने कभी मेंस नहीं दिया है, वो पहली बार कॉपी कैसे लिखेगा? और अंतिम अवसर भी है उसके लिए नौकरी का, तो कैसे करे? तो आप तो कई बार मेंस दे चुके हैं, यूपीएससी का, यूपीएससी का काफी अनुभव है। तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से हम कैसे स्टूडेंट्स को बचाएं? एक बड़ी चुनौती हम अध्यापकों के लिए भी है, इस पे विचार करना पड़ेगा। हाँ, इस पर विचार क्या करना पड़ेगा, इस पर हमें जो अभी अभ्यर्थी मेंस देने जा रहा है, सबसे पहले उसे जरूरी है कि वो अपने सब्जेक्ट जिससे वो रिलेटेड चीजें दे रहा है, जो भी सब्जेक्ट रहा है उसका, उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और अपनी लेखन शैली को मजबूत करे। लेखन शैली में सबसे महत्वपूर्ण बात आती है उसके पास शब्दों का चयन। शब्द जो लिख रहे हैं वो उसमें इरर, जैसे मात्रा गलत हो जाता है, कहीं कहीं कॉमा, कहाँ कॉमा लगाना है, किस मुख्य बिंदु को अंडरलाइन करना है, क्या हेडिंग डालनी है। भाई पेन नहीं बदलने की जरूरत होती है। जब हम लोग मेंस देते हैं लगातार सुबह से शाम तक, यूपीपीएससी के मेंस 5 दिन लगातार चले, 29 जून से 2 जुलाई के बीच पीसीएस 2024 का मेंस हुआ। तो उसमें क्या था, अब लगातार हम लोग सुबह भी मेंस दे रहे हैं, शाम भी मेंस दे रहे हैं, 3-3-6 घंटे एक ही दिन में जा रहा है। आधे घंटे पहले जाना, आधे घंटे, प्रेशर मत लीजिए, लेकिन वहां पर जो शब्द पूछे जा रहे हैं उस प्रश्न का विस्तार कितने में करना है, जो वो शब्द क्राइटेरिया दिया गया है उतने में ही करना है। अब उतने में करने के लिए आपको ठोस शब्दों की जरूरत पड़ेगी, ठोस शब्दों की जरूरत पड़ेगी। अगर बाय द वे आपके सब्जेक्ट में ग्राफ है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो अगर आप उसको यूज कर लें तो आपको शब्दों का चयन कम हो जाएगा। अच्छा, जैसे जितना उसमें दिया गया उतना भरना पड़ता है क्या, पूरा जितना कॉपी में जगह दी? नहीं, कॉपी जगह जगह से मतलब नहीं होता है सर। ऐसा होता है कि अगर एक लिमिट होता है, शब्द लिमिट होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि 200 शब्द अधिकतम कहा गया, तो 200 शब्दों का हम लेके चलते हैं क्राइटेरिया कि 180, 210। अच्छा, कम ज्यादा अपर लिमिट, जो लोअर और अपर लिमिट होता है वो 180 शब्द न्यूनतम या 150 शब्द हो गया, और अधिकतम 210। क्योंकि अधिकतम से ज्यादा अगर हो गया, इसका मतलब आप अपने शब्दों को स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं, जो पूछा जा रहा है उसको ठीक से आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उसको आप घुमा फिरा रहे हैं, इसीलिए आप विस्तार में चले गए। फिर क्या होगा, नंबर कट जाते हैं। तो नंबर कटने का सबसे बड़ा रीजन है, आपको लगता है कि आपने तो पूरी कॉपी भर के आया है और बहुत बेहतर लिख के आया है, लेकिन आपने उतना नहीं चयन किया। अब भाई आपका घर यहाँ से अगर 100 मीटर दूरी पे है और आप 150 मीटर दूरी चले गए, तो आप कहाँ चले गए, अपने घर से आगे निकल गए, फिर आपका घर कहाँ आएगा। तो ये जो मुख्य चीज होता है कि शब्दों का चयन कितना करें, क्या कहाँ अंडरलाइन करें, कहाँ जो है हम लोग जो है क्वेश्चन मार्क लगाएं, कहाँ से पैराग्राफ चेंज करें। महत्वपूर्ण बात आती है कि लोग एक पेज में जो लिखते हैं वो मेंस की कॉपी में, तो एक पेज की पैराग्राफ कितने बनाएं। कुछ लोग 3-4 बनाते हैं, कुछ लोग 5 बना देते हैं, कुछ लोग तो एक ही पैराग्राफ नहीं बनाते हैं, शुरू करते हैं लास्ट तक खत्म कर ले जाते हैं। अब उनके लिए समस्या क्या है, उनके लिए ये लगता है कि वो तो बहुत धुरंधर है, महारथी हैं, लेकिन क्या वो सच में महारथी हैं? उनको पैराग्राफ, उन्होंने अपनी बातों को तो कहा, उतने शब्दों में ही कहा, लेकिन क्या उनका मेथड ठीक है? नहीं है, आयोग के अनुरूप नहीं। भाई सिलेक्शन पाना है सर, आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आप पढ़ा रहे हैं, आप ये बताएं कि क्या आप अपनी मर्जी से काम कर पाते हैं कि कमीशन के मर्जी से काम करते हैं? सारा चीज फिक्स है। कमीशन इसीलिए तो आपको ले रहा है कि आप आइए भैया अपनी मर्जी को त्याग दीजिए, हमारे अनुसार करिए, हम जो चाह रहे हैं वैसे चलिए। अच्छा, ये मेंस राइटिंग कोई फॉर्मेट भी है क्या, ऑफिशियली कोई फॉर्मेट होता है कि कैसे, मतलब उसी परंपरा पे लोग लिख ही रहे हैं? नहीं, परंपरा जो है वही है। बस क्या है कि सब्जेक्ट और जीएस के जो फॉर्मेट है, नए फॉर्मेट में आपको उस चीज को चेंज करना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए जीएस का पोर्शन है आपका, जीएस के पोर्शन में आप वर्तमान समय के ध्यान में रखते हुए, वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, करंट से अगर आप उसे जोड़ देते हैं, ट्रेडिशनल, जैसे कहा, एक एग्जांपल फाल ले लीजिए कि भारत क्या है, भारत क्या है, भारत कहते हैं ना कि भारत अल्प विकसित देश है, ये तो ट्रेडिशनल हो गया।
ये ट्रेडिशनल हो गया, ये सभी जानते हैं। लेकिन अगर हम वही कह दें कि भारत अल्प विकसित देशों में विकसित देश है और विकसित देशों में अल्प विकसित देश या विकासशील देश है, तो कितना बेहतर हो जाएगा, विचार करिए। तो ये आपका उत्तर कैसा हो जाएगा, सबसे बेहतर उत्तर हो जाएगा। इतिहास आप कहेंगे कि इतिहास क्यों पढ़ते हैं, इतिहास कहेंगे कि हम पुरानी चीजों को जानने के लिए पढ़ते हैं। भाई ये यूपीएससी नहीं मांग रहा है, ये मांग रहा है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप जोड़िए उसको। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आप पुरानी चीजों को जाने कि हमारे पूर्वज क्या थे, हमारी परंपराएं क्या थी, हमारी नैतिक मूल्य क्या थे, हमारी चीजें क्या थी, हम कैसे थे और उसमें कमी कहां रह गई। आने वाले समय में अब हम उस कमियों को दूर करके उसको और बेहतर करें, इसलिए इतिहास पढ़ते हैं। केवल पुरानी चीजों के लिए हम इतिहास नहीं पढ़ते हैं। जैसे भाई कोई राजा हुआ, कोई मुगल हुआ, ये क्या हो गया, ये इंटरव्यू के माध्यम से जब इंटरव्यू लिया जाता है, इंटरव्यू लेने वाले बैठते हैं आईएएस और पीसीएस जैसे परीक्षाओं में, वहां इस प्रकार के उत्तर दिए जाते हैं। ह्यूमैनिटीज का तो रहा भी, हम सॉरी मैथमेटिक्स में कैसे निपटाएंगे, साइंस में कैसे करेंगे। तो बड़ा हम तो भाई, हम तो ह्यूमैनिटीज और हिंदी वाला तो भाई समझ में आता है, मैथमेटिक्स में भी सोच रहा था कैसे करेंगे इसको, शब्द गिनेंगे कैसे। मैथ्स में शब्दों का कोई विशेष मतलब तो होता नहीं है। अच्छा। लेकिन जैसे 10th 12th में बच्चा करता है कि एक ही क्वेश्चन कभी 2 नंबर में पूछता है, कभी 4 नंबर में पूछता है, तो उसके शॉर्ट मेथड भी होते हैं, लॉन्ग मेथड भी होते हैं। अच्छा। तो जैसा सवाल जिस पोर्शन में पूछा, शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा, उसको थोड़ा सा फास्ट लेकर के आप चल सकते हैं, जल्दी कंक्लूड कर सकते हैं। तो यानी हर एक स्टेप पे मार्किंग होगी कि इसमें 3 स्टेप किया है, स्टेप मार्किंग होती है। अच्छा, स्टेप मार्किंग होती है। अगर आपका उत्तर सही है, थ्योरम है, आंसर सही है, हाँ। उसके बाद जैसे 10 नंबर का पेपर है, तो बोर्ड का फॉर्मेट होता है कि भाई आंसर पे इतने नंबर मिलेंगे, अच्छा, कैलकुलेशन पे इतने नंबर मिलेंगे, अच्छा, थ्योरम कहाँ से आया है, थ्योरम से इतने नंबर मिलेंगे। कभी कभी क्या होता है, आपने गलत कर दिया आंसर, सही अगर गलती से आ गया तो आपको कुछ नंबर मिलेंगे। आंसर आपका गलत भी आ गया और आपका प्रोसेस सारा सही है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि बच्चा सब कुछ सही किया है और अंतिम में कैलकुलेशन की वजह से गलत कर दिया, उसका नंबर कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, जो आंसर वाला मार्क्स है वो कटेगा। अच्छा। बाकी सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, जैसे तुम पूरा सब कुछ सही कर दिया, आंसर इसका गलत आ गया, आंसर गलत आ गया तो आंसर वाला मार्क्स कटेगा। अच्छा, ये ऐसा तो नहीं होता है कि पूरी मेहनत किया तो पूरा नंबर आप उसका काट लो। अब कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया कुछ मार्क्स उसके कटेंगे। थ्योरम नहीं लिखा है, बस डायरेक्ट कर दिया तो। अच्छा, ये मैथमेटिकल रफ कार्य का भी कुछ नंबर मिलता है क्या? जैसा नहीं, रफ कार्य का ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपने सीधा लिख दिया, कैसे मालूम चला कि आपने नकल ही नहीं किया? थ्योरम्स लिखना है। अच्छा। फार्मूला ये कहां से है, वो फार्मूला लिखना है। अच्छा। अब 8 गुना 8 64 बगल में अपना कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो उसका नंबर थोड़ी मिलेगा, उसका कोई मार्क्स नहीं होता है। लेकिन हाँ, टीचर को सहूलियत होती है देखने में, मतलब एक होता है ना कि मन प्रसन्न हो गया बच्चे ने, हर चीज वो कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद मिल जाता है, आशीर्वाद। बाकी फॉर्मेट में रहता है तो वो टीचर भी बंधे होते हैं अपने मन से, जिसको 10 में 10 है, जिसको 10 में 2 नंबर देना, तो वो नहीं हो सकते। एक आध नंबर टीचर की मेहरबानी होती है, कुछ तो विवेक पे छोड़ा जाएगा उनको, नहीं तो फिर कॉपी चेक करने क्या मतलब फिर रोबोट एक आध नंबर का हिसाब है। लेकिन कंपटीशन बोर्ड में तो एक आध नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंपटीशन में तो 40% है, 40% मिनिमम क्राइटेरिया आप रखे हो। अच्छा, इसीलिए एक नंबर अगर नंबर पूरे नहीं मिलते, मतलब 5 नंबर का है तो 2 से 1/2 नंबर दे देते हैं, आधा नंबर ही देते हैं। अच्छा, ये जैसे साइंस वाले में जैसे मान लीजिए प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल जी बच्चे ने कभी नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे साइंस में किसी तरह से उनको डिग्री मिल गई तो प्रैक्टिकल नहीं किया, सीधा वो पेपर देने चले गए, तो क्या उसका भी कुछ प्रभाव पड़ता है मींस राइटिंग में जब वो लिखते इक्वेशन में? प्रैक्टिकल का कोई प्रभाव नहीं, टीचर बनने के बाद भले प्रभाव पड़ जाएगा, बच्चों को सिखा पा रहे हैं प्रैक्टिकल, पहले नहीं है। अब सब देखिए साइंस में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों है, वही यूपी वाला मामला, फिजिक्स सेम एज इट इज जैसे मैथ है वैसे है। अच्छा, एज इट इज वही कैलकुलेशन सब कुछ फिजिक्स वही। आप वाले पोर्शन में कहां से नंबर कटते हैं बच्चों के? सर जैसे मान लीजिए हमारे में ऑर्गेनिक का पोर्शन हो गया, कोई रिएक्शन की क्रियाविधि मैकेनिज्म लिखने के लिए उसने बोल दिया। अब मैकेनिज्म में 4 पद हैं, अब 4 में से आपको आता है नो डाउट, बहुत बढ़िया से आता है, बहुत समय से आप पढ़ा भी रहे हो किसी अदर जगह पे, तो आपने 1 पद काट के 3 पद में लिख दिया। अच्छा। अब उनको चाहिए था नहीं, 4 स्टेप आपको दिखाना चाहिए था। उसी चीज केमिस्ट्री में थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ट्रांसफर हो रहे होते हैं, तो उनको एरो के थ्रू दिखाना,
तो ग्राफिक्स होना चाहिए वो। हाँ, मैकेनिज्म में तो आपको बनाना पड़ जाएगा। अच्छा, ग्राफिक्स का नंबर अलग से ऐड होता है कि मतलब कट भी सकता है उसमें? हाँ, उसका नंबर कटेगा सर, बिल्कुल। वो कटता है इस वजह से ना सर, जैसे जो टीचर कॉपी चेक कर रहा है, हाँ। उसने 4 कॉपी चेक की, 4 में से एक को उसको कॉपी में मिला, किसी ने एरो से दिखाया, एक को मिला कि एरो से नहीं दिखाया, आइडियल आंसर बन जाता है उसके माइंड में। उसके दिमाग में अपने आप ही बन जाएगा कि उसको थोड़ा सा ज्यादा देता है, उसको थोड़ा सा, वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये है एक्चुअल नंबर देना। वो सब पहली बार सर कॉपी चेक कर नहीं रहा है, वो तो देख ही रहा है। तो होना ये चाहिए कि आप सारे पदों का आंसर दीजिए। दूसरी चीज केमिस्ट्री में सर ये भी है कि एक क्वेश्चन में का खा बना देते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 5 दे देंगे, आईपीसी नेम लिखिए, 2-2 नंबर हर एक का है, तो आईपीसी नेम लिख दीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाते हैं, पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं इस केस में। जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जिसमें एक ही लाइन में या 3 लाइन में एक बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, वो भी बहुत बढ़िया होता है। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसमें कुछ समझाने के लिए बोल दिया कि एक्सप्लेन रीमर रिएक्शन विद 2 एग्जांपल्स, तो इसमें 3 पार्ट हो गए सर कि एक्सप्लेन करिए, अच्छा 2 एग्जांपल, 2 पार्ट वो हो गए, तो अभी 3 पार्ट के नंबर बटे हैं 10 में से। तो ये लिखोगे 3 इस पे है, इस एग्जांपल 3 ये। अब कितना अच्छा आप एग्जांपल देते हो, या उस एग्जांपल में भी कुछ स्टीरियो केमिस्ट्री घुसेड़ देते हो, डाल देते हो, तो वो उतना बेटर कर देता है आपको नंबर के लिए, ये हो जाता है। अच्छा, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी है, बॉटनी है, या जो बायोलॉजी वाला जो भी पार्ट है, इसमें ग्राफिक्स का कितना प्रभाव पड़ता है? अगर आप ग्राफ वगैरह बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, या इसके मेंस को लिखने में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? और जैसे बीएससी मैंने किया है, एमएससी मैंने किया है, तो क्या मेरी तैयारी पूरी है? लगभग वैसा ही यूपीएससी का भी एलटी ग्रेड का मेंस होगा कि क्या कुछ अलग से मेथड्स लाने पड़ेंगे? केवीएस है, ईएमआरएस है, या बहुत सारे इस तरह के मेंस के एग्जाम हमको फेस ही करने हैं। तो मैं ये मान लूं कि यार मैंने तो एमएससी टॉप कर दिया था, मैं तो बीएससी का टॉपर रहा हूं, तो मेरे लिए क्या दिक्कत है? मैं तो मेंस ऐसे चुटकियों में उड़ा दूंगा। तो क्या उनको भी कुछ मेथड्स, ट्रिक्स और चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा? सर मैं बता दूं मेंस कैसे लिखा जाता है। जैसे बीएम सर हमारे सामने बैठे हैं, अगर पूछ दिया जाए कि इनका स्वेटर कैसा है, अब मैंने लिख दिया कि बीएम सर ने नीला जीन्स पहना है, बीएम सर की शर्ट सफेद रंग की है, बीएम सर ने घड़ी लिखी है, सब कुछ लिख डाला 3 पेज। हमने क्या पूछा कि बीएम सर का स्वेटर कैसा है, तो सब पहली लाइन हमको लिखना था कि बीएम सर का स्वेटर येलो कलर का है, इसके बाद वो आपको लिखना। इसी तरह जैसे हमारे में पिछले बार जब जीआईसी का मेंस हो रहा था, जी, तो उसमें एक फैमिली है कंपोजिटिव। अच्छा, उसमें कहा कि भैया कंपोजिटिव फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए। तो आप इन्फ्लोरेसेंस लिखे, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम लिखे, फिर आप फ्लोरल फार्मूला लिखे, फ्लोरल डायग्राम बनाइए, अब 5 का नाम बताइए जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो उसके नंबर उसने बांट दिए, फ्लोरल फार्मूला के अलग, फ्लोरल डायग्राम के अलग, अब 5 प्लांट के अलग, सबके बड़े नंबर। अगर आपने सब कुछ सही किया, 5 प्लांट नहीं लिखा तो नंबर उसके कट जाएंगे। तो इस तरह से मेन चीज को पहले लिखिए। जैसे आप कंपोजिटिव को डिफाइन कर रहे हैं, तो वहां इन्फ्लोरेसेंस आप बताइए कि कैपुचिनो में या हेड होता है, ये बताना पड़ेगा आपको। अगर आपके पास टाइम है तो कैपुचिनो में या हेड क्या है ये भी बताइए। ओवरी बताइए कि वहाँ जो है इंफीरियर ओवरी होती तो फिर एपिगाइनस होगा। वहाँ फ्रूट बताइए कि सिप्सेला फ्रूट है, और बताइए सिप्सेला फ्रूट कैसे डेवलप करता है। और सब प्लांट लिख दिया आपने गेंदा और सनफ्लावर का नाम ही लिखा, 2 मेन प्लांट देखो, तो मेन प्लांट को आप लाइए, तब आपको नंबर मिलेगा। और बीएससी वगैरह में क्या होता है कि जैसे आप कुछ भी लिख दिए कॉपी, तो वहाँ पेज देख लिया गया, लेकिन जब कंडीशन आप देखते हैं तो पेज नहीं देखा जाता, वो जो कहता है उस हिसाब से करिए। वो जैसे नहीं अभी केमिस्ट्री में महेश से बता रहे थे कि 3 स्टेप में कह दिया, तो वो स्टेप आप देखिए कि स्टेप क्या करा, स्टेप वाइज चलेंगे तो आप जितनी लिमिट उसकी है कि भैया 200 शब्द 150 शब्द, उस शब्द के अंदर आप लिख जाएंगे, अपनी बातों को बता देंगे। लेकिन मेन चीज पहले बताइए जो पूछ लिया। जैसे ग्रेजुएशन पीजी में क्या होता है कि लगभग हमको अगर 5 सवाल आ रहे हैं तो 20-25 सवाल मिल जाते हैं। आइडियल की 20-25 आप पढ़ लो तो 4-5 तो लगभग वैसा ही आ जाएगा, हूबहू नहीं है, 4-5 मिल जाएगा, तो लगभग उतने की हम तैयारी करते हैं। तो मतलब क्या ऐसे इसमें भी हमें करना है, या हमें पूरे पैराग्राफ पे ही कमांड करना होगा, या पूरे सिलेबस पे कमांड करना होगा? नहीं, सिलेबस तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन सर जैसे जो एक्सपर्ट है, जैसे हम लोग जो पिछले बार मेंस पढ़ाए थे जीआईसी, थोड़ा कहना मुझे अच्छा नहीं लगता सर, लेकिन जितना चीजें मैंने बताई थी सब आ गया था। एग्जैक्ट रिजल्ट आपने बहुत अच्छा दिया है भाई। सेकंड रैंक आई थी तो ऐसे थोड़ी ना आई भाई, यूपी में सेकंड रैंक बहुत बड़ी बात है। सेकंड रैंक आई थी तो एज सच सर हमने कहा था ये कंपोजिटिव फैमिली आएगी, हमने कहा था ये फोटोफॉस्फोराइलेशन से एक रहेगा तो नॉन साइक्लिक आया था, हमने कहा इकोलॉजिकल पिरामिड फूड चेन फ्यूज वेव से रहेगा, उसमें सब था, हमने कहा माइटोसिस मियोसिस में से एक रहेगा था। तो ये चीजें कुछ चीजें हैं जहां से सवाल आते ही रहते हैं, तो उसको भी ध्यान देना है। बाकी पूरे सिलेबस को पढ़ लेना, कुछ चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है,
सब चीज तो हम सर अच्छे से पढ़ नहीं पाते हाँ, नहीं पढ़ पाते। लेकिन कुछ बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब कुछ ऐसा भी है कि काम चलाऊं तो बिना बिल्कुल आपका नंबर चला ना जाए, तो उसमें कुछ अच्छे फंस जाए, कुछ है तो आपका एक मीडियम नंबर मिल जाएगा जहाँ सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। सब पढ़े वाले आ जाएंगे तो आप प्राप्त कर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में हर चीज पढ़ना पड़ता है, सब्जेक्टिव में हर चीज पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल वहाँ फिर सेलेक्टिव होना पड़ता है। सेलेक्टिव तो लेना पड़ेगा, बिना सेलेक्टिव हर जगह से क्वेश्चन नहीं बन सकता है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से क्वेश्चन बना करके पूछा जा सकता है। दूसरा एक बच्चे में और समस्या होती है मीडियम को लेकर के, ये बड़ी प्रॉब्लम है बच्चे वाले। अब वहाँ जैसे खास करके हमारे सब्जेक्ट में, आपके सब्जेक्ट में, साइंस वाले सब्जेक्ट्स में, आर्ट्स वाले में यहाँ तो बायोलॉजिकल अलाउड है। पीछे से तो जब हम देते थे सर, जब हम मेंस दिए थे, चूंकि 8 मेंस मैंने भी दिया है, तो हमारे जमाने में था कि आप मतलब 2 सब्जेक्ट एक में नहीं लिख सकते। अच्छा, मिला करके हिंदी इंग्लिश नहीं लिख सकते। अच्छा, एक ही करना नंबर करना, एक ही करना होगा, एक ही करना होगा आपको। और अगर आप जैसे एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन हिंदी में लिख दिया, 2 क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया, तभी आपके नंबर कटते थे। अच्छा, मेरे समय ऐसा था, अब मेरे समझ से अब भी ऐसा है। आपको एक ही भाषा में, एक ही भाषा चुनना में पड़ेगा, एक ही चुनना पड़ेगा। और अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो सर हिंदी तो संभव है नहीं। और मैथ्स में तो चूंकि नंबर तो भाई इंटरनेशनल वाले नंबर ही। सर ये जो लोग अभी कह रहे हैं कि सर मुझे बायोलॉजी हिंदी मीडियम में दे दीजिए, तो क्या वो मेंस हिंदी में लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे सर। अच्छा, नहीं लिख पाएंगे सर, यही मैं कह रहा हूँ, नहीं लिख पाएंगे वो। बायोलॉजी कैसे सर हिंदी लिख सकते हैं? नहीं, टर्मिनोलॉजी जैसे होता है कुछ कुछ, मतलब बड़ा कंफ्यूजन है। बच्चे पूरी तरह, उनके साथ समस्या क्या, ना तो पूरी तरह से हिंदी के साथ है, नहीं ना पूरी तरह से जैसे इंग्लिश के DRC साथ। प्रवक्ता में क्वेश्चन तो मुझे लगता है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहा होगा। दोनों में रहता है सर सवाल। वो लिखे थे जैसे आपको हिंदी में लिखना है, जैसे सर माइटोकांड्रिया, तो माइटोकांड्रिया को हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। अच्छा, तो सूत्र कणिका मत लिखे, वो माइटोकांड्रिया लिखे, लेकिन हिंदी में सर लिखे मतलब दोनों नहीं चला सकते कि दोनों नहीं, जो याद नहीं है इंग्लिश में लिख दिया, जो याद आ गया हिंदी में लिख दिया, ये नहीं करना है। ये आप बोर्ड आप कर उसमें कर लेते हैं जब बीएससी करते रहते हैं, लेकिन यहाँ नहीं चलता है। यहाँ आपको जो चुनना तो नेगेटिव सेंस तो खैर बनाता ही बनाता है उसका देखिए कट जाएगा। काफी तो मोस्टली प्रोफेसर ही वही चक्कर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर बॉटनी जूलॉजी के सर बड़े ही लंबे हैं। अब पुराने जमाने के हैं, वो चीजों को बड़ा ध्यान देते हैं, तो वो तो थोड़ा दिक्कत आती है। वो सोचेंगे यार ये बच्चे भविष्य खराब कर देगा जब नहीं लिख पा रहा है, तो यही सोचेंगे दिमाग में, यही रहेगा। तो बड़ा ही सिस्टमेटिक लिखना होगा। उनके साथ समस्या क्या है, तो हिंदी पूरी तरह से लिख पाए बड़ी ना पूरी तरह से इंग्लिश, और इतना जल्दी उनको चेंज भी करना लैंग्वेज बड़ा कठिन काम है, बहुत मुश्किल है। एक शब्द एक लैंग्वेज में लिखे, अगर वो प्योर हिंदी में लिख लेते हैं, लिख तो वही भी करना है। अच्छा सोचिए सर, ये जैसे हिंदी वाले पोर्शन में बहुत सारा कंटेंट है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, तो क्या ऐसा उसमें डाला जाए कि नंबर अच्छा मिल जाए? जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कविता की पंक्तियां, कुछ लोग कहते हैं कि स्टेटमेंट्स अच्छे डाले जाएं और निष्कर्ष अच्छे से लिखा जाए, भूमिका अच्छे से लिखी जाए, तो क्या किया जाए इस पे, बेहतर क्या होगा? सर अभी जब एलटी का चूंकि आंसर की आ चुकी है, तो ऑफलाइन में जो बच्चे आते हैं, तो मैंने एक प्रश्न दिया उनको कि बस बहुत सिंपल सा प्रश्न की शुरुआत किया कि जॉर्ज गैरिसन के इतिहास लेखन की परंपरा समझाई, उनके सिद्धांतों में उन्होंने इतिहास लिखा है। अब चूंकि सर दिक्कत इस बात की है, पहली बार एलटी कमेंट्स हो रहा है, चूंकि एक अंदाजा जीआईसी प्रवक्ता से लगाया जा सकता है। अब लगातार वो ऑब्जेक्टिव मोड में रहा है, सीधे सीधे डायरेक्ट आपके लिखित रूप में ना बहुत कठिन चुनौती है। सबसे बड़ी चुनौती है उसको आज सब रहा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करेगा। ये पहला पॉइंट जो मैंने महसूस किया, वो अच्छे खास बच्चे थे, जबकि उन्होंने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, और कुछ ने हिम्मत भी किया, लिखने का। जब मैंने कॉपी चेक किया, वो हूबहू वही उतार दिए, जैसे कि लिखने कैसे। तो सबसे पहले ये बच्चों समझ रहे कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, ठीक है, प्रश्न को ना समझ पा रहे ना तोड़ पा रहे। तोड़ पा रहे। सबसे बड़ा मुझे जो लगा क्वेश्चन में, अब चूंकि मेटा इतने सारे हैं, अब जॉर्ज गैरिसन वाले सभी बच्चों को पता है क्या है, तो अब मैंने उनको बताया कि सबसे पहले जब आप लिखिए तो उनके पूर्व की चीजें एक आध लाइन का डायरेक्ट देखिए, हर चीज की सर एक भूमिका होती है। अब आपको पूछेंगे कि सर का स्वेटर कैसा है, तो ये आपके साइंस में हो सकता है, लेकिन हमारे जब साहित्य में प्रवेश करते हैं तो उसके पीछे की चीजें, जैसे हम लोग शुक्ल जी का इतिहास जब पढ़ते हैं, तो शुक्ल जी क्या कहते हैं, उनके पहले का जो इतिहास है सब सूचनात्मक इतिहास है। आप तो खुद ही हिंदी के विद्वान हैं। नहीं, मैं कहा कि सर ये मैं केवल स्वेटर के इसलिए बताया, नहीं मैं सब मैं केवल इसलिए बताया कि
आपने सब कुछ लिखा, वो एग्जामिनर तो स्वेटर नहीं लिखा। स्वेटर का कलर वो कूट उठ रहा है। नहीं, वो मैं बात पहले समझी उसको नहीं। बता के आप सब लिखिए ना। नहीं मैं यही आपको- बात विजय सर ने भी कही थी कि जो पूछ रहा है वो तो बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले उसी की बात हर है। सब्जेक्ट में हो जाता है सर, चाहे हाँ। मैथ साइंस हो, चाहे साहित्य हो, चाहे जो टू द पॉइंट जो पहले पूछ रहा हो उस पे तो पहले उसको बता दिए, फिर आप बताइए। हाँ तो सर वो उसमें जो है जो लिखने का मैंने बताया उसमें तुलनात्मक चीजें, जैसे तुलनात्मक चीजें क्या होती है कि जैसे कि जब आप कुछ लिख रहे हैं इतिहास के बारे में, तो इतिहास के बारे में जब हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में खास तो लिख रहे हैं तो उसमें सारे एक ही चीज के लिए बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं, तो सबको जो ज्यादा प्रचलन में है जैसे रामचंद्र शुक्ल है, अजय कृष्ण द्विवेदी हो गए, राम कुमार वर्मा हो गए, बच्चन सिंह हो गए, तो 7-8 ही हैं तो बहुत सारे, लेकिन 7-8 लोग जो सबसे ऊपर हैं इनके विषय में दिखाया कि इन्होंने क्या दिखाया है, उसको थोड़ा सा अच्छाइयों को भी या इनमें थोड़ा कमी कहा गई है, उसके बाद आखिरी में जो है निष्कर्ष और हेडिंग का जो सा सिस्टम है हेडिंग का। अब वो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं जैसे बीए और एमए में या बीए में जैसे लिख रहे थे अभी वही नंबर लिख रहे हैं, वो हेडिंग स्केच डालते हैं, वो अलग से निष्कर्ष डालते हैं, अलग से दोष ऐसे हेडिंग में दोष डाल देंगे, फिर लिख देंगे गुण लिख देंगे, ये सब कुछ नहीं लिखना है। आपको जो महत्वपूर्ण चीज दिखानी है आप अंडरलाइन कर सकते हो, आप उसको एक लाइन नीचे छोड़कर इतना समय नहीं रहेगा आपके पास इतना सजाने इतना सजाने वाला सजाने का समय समय नहीं रहेगा। सर हिंदी में निष्कर्ष लिखना जरूरी है क्या? हो सकता है उसके स्थान पर कुछ दूसरे शब्दों का भी तो चयन किया जाए। देखिए नहीं, निष्कर्ष निष्कर्ष लिखना नहीं लिखने है, की जरूरत ही नहीं है। निष्कर्ष लिखना नहीं है, आप पैराग्राफ चेंज करके चेंज करिए, निष्कर्ष नहीं लिखना है, आपको यही समझा रहा हूँ। निष्कर्ष नहीं करते, जो लास्ट है लिखिए। जैसे होता क्या है कि सर जब आप लिखते हैं तो सारी चीजें जैसे हम लोग अभी अभी एक वीडियो पे बात कर रहे हैं तो अभी आप 2 मिनट का सबका निचोड़ निकालेंगे कि सारी वीडियो का जो 15 मिनट का वो निचोड़, तो निचोड़ में जो आप हेडिंग डालने का प्रयास करते हैं, हेडिंग में डालते हुए थोड़ा सा नीचे, इसके लिए सबसे अच्छा होता है सर आपको अगर बच्चों को क्वेश्चन नहीं मिल रहा है वह बीए और एमए का इलाहाबाद विश्वविद्यालय का सेल्फी ले ले, क्वेश्चन का उसे आइडिया अपने आप लग जाता है, ठीक है। तो वो चूंकि उसने लिखा हुआ है थोड़ा सा तुलनात्मक चीजें। अच्छा, आप लोग जैसे ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं तो क्या ऑफलाइन में कुछ व्यवस्था ऐसी दे रहे हैं कि बच्चा कॉपी लेकर उसकी कॉपी भी चेक हो जाए, फीडबैक हो? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हाँ, ऑफलाइन में अपने सामने कराएंगे, हम्म। उनको जो दिक्कतें हुई वो बताएंगे उनको। अच्छा। यहाँ पे आप गलत कर रहे हैं। मतलब कॉपी में फीडबैक उसको हाँ, दिखाएंगे? बिल्कुल। अच्छा तो ऑफलाइन का दिखा मतलब भी क्या रहे हैं, है? दिखा रहे हैं। अच्छा और महेश सर जैसे इन लोगों का चला, महेश सर मुझको कॉपी दिखाएं, जांच के दिखाएं सर की बच्चा ने उसको खुद कॉपी दिखाएं, जांच रहे हैं ये और बता रहे हैं कि देखिए आपको ऐसे ये पॉइंट ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे लिखना चाहिए। हम ऑफलाइन में बेंच में ऐसा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, हिंदी में सर विशेष भी लिखा जाता है। हाँ, वो विशेष का क्या प्रयोजन होता है सर? वो क्यों वो देखिए, वो निष्कर्ष बहुत- के पहले लिखे कि बहुत बाद में लिखे? बहुत पुराना ट्रेंड है, वो ग्रेजुएशन तक का ट्रेंड है। जब आप यूपीपीएससी और यूपीएससी में आ जाते हैं तो ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आप तोड़िए 3-4 पार्ट में और सभी पार्ट का उत्तर लिखते जाइए। शुरुआत जहां से करिए, अपने मत से करिए, मतलब जो उसकी भूमिका है अपना मत, फिर जो विचारकों का मत है वो मत रखिए, और फिर जो आपका मेन बॉडी है उसको स्पष्ट करने के लिए जो उदाहरण है उस उदाहरण को दीजिए, और सबसे अंत में आप एक छोटा सा निष्कर्ष लिखिए बिना हेडिंग डाले हुए, केवल अपना हेडिंग का ही ना, मैं हेडिंग की बात कर बस हेडिंग नहीं डालना है इसमें, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, चेंज करना है, बस इतना ही बस इतना ही करना है। है। अलग से आपको उसमें कोई कलाकारी नहीं करनी है, हाईलाइट नहीं करना है, न बहुत ज्यादा अंडरलाइन करनी है, बहुत ज्यादा उसमें प्रयास नहीं करना है। बच्चों के सामने एक समस्या आती है कि पैराग्राफ कहाँ से चेंज करें। हाँ, तो वही है ना, मुख्य समस्या उनकी ये होती है देखिए कि जैसे जब आप क्वेश्चन आता है ना आपका, तो उसी क्वेश्चन के ऊपर ही आप मार्किंग कर लीजिए कि 1 2 3 4 5 हमें 5 पैराग्राफ में कम से कम लिखना है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन ये 5 तो हमारा रहना ही चाहिए, या 3 तो रहना ही चाहिए। शुरू में ही आपने पेंसिल से उस पे मार्क कर लिया कि पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, हमारा पहला भूमिका हो गया, अंत में निष्कर्ष हो गया। 5 पॉइंट्स हमारे हो गए। अब इसमें मैंने ये बीच में ये कथन देना है, स्टेटमेंट देना है, तो एक पहले ही लिखते समय आपके दिमाग में बन गया और एक आइडिया बन गया कि हमें पहले पॉइंट पे 20 शब्द करीब लिखना है, दूसरे पॉइंट में लगभग 25 से 30 लिखना है, तो एक ओवरऑल आइडिया आपका बन जाता है। उससे थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं। कभी कभी जैसे कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो होते हैं या परिभाषाएं होती हैं वो थोड़ी सी बड़े होते हैं, उसके या उससे रिलेटेड चीजें थोड़ी सी विस्तार में होती है, या मान लीजिए कि 50 शब्दों में हो जाए, 100 शब्दों में। यहाँ जो पेपर आ रहा है ना एलटी में, जैसे आप देखिए कि बहुत बड़े उत्तर नहीं लिखने हैं, 125 शब्द, 200 शब्द। केवीएस एमबीएस में भी है, इमारत में भी है, तो हाँ, तो बहुत बड़ा उत्तर नहीं है कि जैसे मतलब आपको बहुत ज्यादा टाइम देना है। सबसे बच्चों को कठिन एक चीज ये भी है कि जैसे अभी विजय सर ने भी बात अच्छी कही आप लोगों ने, बच्चों के दिमाग में कि मैंने मेंस का पेपर लिखने को दिया सर, तो शब्दों को गिर रहे थे 200। मैंने ये कहा कि ये उन्होंने कम से कम आपको इतना आना चाहिए, वो 190 भी हो सकता है, वो 210 भी हो सकता है। वो बच्चों के दिमाग में ये भी बैठेगा 200 शब्द यानी 200 शब्द,
नहीं, ये भी उनके हैबिट में एक चीज आना चाहिए कि उत्तर लिखने के लिए पूर्ण होना चाहिए, उत्तर पूर्ण होना चाहिए। आपका जो क्राइटेरिया है 200 शब्दों का वो नहीं आवश्यक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि एक पेज पे आप लगभग कितने शब्द लिखते हैं। तो जिस दिन आपको ये मालूम चल जाएगा कि 1 मिनट में आपकी गति क्या है और एक पेज पे लगभग कितने शब्द लिखते हैं, बस उतना ही पर्याप्त है। अब मान लीजिए एक पेज पे आप 90 शब्द लिखते हैं, किसी दिन 85 लिखेंगे, किसी दिन 95 लिखेंगे, बस। तो आपको गिनने की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। अब ये प्रैक्टिस समझाएगा कि गलती मतलब ये और ये जब तक ऑफलाइन में आ गया प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक सुधार नहीं हो पाएगा। भले आप अपने विश्वविद्यालय के टॉपर रहे हों, लेकिन अगर आप यूपीपीएससी के अकॉर्डिंग आपके तैयारी नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। नहीं, ये तो करना पड़ेगा सर। या आप किसी ग्रुपिंग को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए, किसी मेंटर को ज्वाइन कर लीजिए, अपने किसी सीनियर को ज्वाइन कर लीजिए, किसी प्रोफेसर के पास चले जाइए। मतलब आप कैसा लिख रहे हैं कोई ऑब्जर्व करके आपके नंबर्स दे सके और आपको बता सके ईमानदारी के साथ। चार्ट करता है ना कि नहीं बच्चा बहुत अच्छा लिखे हो, तो ईमानदारी के साथ क्रिटिसाइज कर सके तभी कुछ हो सकता है। बहरहाल ये चर्चा बड़ी सुखद रही, बड़ी अच्छी रही। फिर आप लोगों से कुछ और चर्चाओं को लेकर हम प्रस्तुत होंगे, मिलते रहते हैं। धन्यवाद।